बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर प्रोग्राम न्यूज नाइट। मैं हूं साइमा मिनहास और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब राना कैसर साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब से आज अमरीका पहुंच गए हैं, जहां वो 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये अहद किया है कि वो एक वकील बनकर कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे और ये साबित करेंगे कि इससे पहले किसी ने इस मसले को इतने मौसर अंदाज से नहीं उठाया। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मकबूजा वादी की, तो वहां 5 अगस्त से अब तक कर्फ्यू बदस्तूर जारी है और निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। हर आने वाला दिन भारतीय जुल्म बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम कर रहा है, जहां मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो फिर बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि आखिर आज इंसानी हुकूक के अलमबरदार खामोश क्यों हैं? मगरबी ताकतें और अमरीका कब इंसानी हुकूक के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? कब मुस्लिम उम्मा अपने तमाम फरोई इख्तलाफात को बालाई ताक रखकर मुत्तहिद होकर बात करेंगे एक दूसरे के लिए? और कब अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा अपना फाल किरदार अदा करेगा? इन तमाम पर बात करनी है हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में। राना साहब के तजज़िये के साथ साथ टेलीफोन लाइन के जरिए कुछ माहिरीन भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। राना साहब, वज़ीर आज़म सऊदी अरब से अमरीका पहुंच गए। आलमी राय हमवार करने के लिए अब क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जी साइमा, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और सबसे पहली बात यह है कि ये दौरा जो है कश्मीर सेंट्रिक, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा कि उनके दौरे का मकसद ये है कि इस वक्त के जो मकबूजा कश्मीर के हालात और इंडिया का जो एक स्टेप और डिसीजन था टू एनेक्स ऑक्युपाइड कश्मीर by revoking Article 370 and 35A of their Constitution, उसको दुनिया के सामने रखेंगे। और यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके हवाले से जो बात करनी है वो क्या है कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत, जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि 5 अगस्त से लेके आज तक आप देख लीजिए कि कंटिन्यूसली कर्फ्यू इज इम्पोज्ड, लाइफ पैरालाइज, बिल्कुल पैरालिसिस की सूरत है वहाँ पे, अद्वियात, खुराक की किल्लत और आपकी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो सस्पेंडेड हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ लोगों को एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है। इवन आप देखिए प्रेयर्स के लिए मॉस्क तक जाने की इजाजत नहीं। कल नमाज़ें ऐसा ही हुआ। ठीक है। हाँ, मस्जिदों में ताले। जो इमाम मस्जिद है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, और फिर क्या किया जाता है राना साहब, ये वहां तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एग्जैक्टली। और पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, बच्चियों, बूढ़ों, नौजवानों सबके साथ जो जुल्म हो रहा है। अब सवाल जो है जो आपने बात की अभी कि इंसानी हुकूक के जो चैंपियंस हैं, जो अलमबरदार हैं, वो आज कहाँ हैं? वो क्यों खामोश हैं? वो कब इस तरफ तवज्जो करेंगे कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया जाए? और जो गारंटीज दी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली है या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो गारंटर है। वो एक आप देखिए कि कलेक्टिव विजडम की अगर हम बात करें दुनिया की, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। और ये देखना है कि वो जो कलेक्टिव विजडम ऑफ द वर्ल्ड है, क्या वो इस मौके पे जब प्राइम मिनिस्टर दस्तक देंगे वहां पे उन सोए हुए जो सोल्स हैं या जमीर जो है उनको झंझोड़ेंगे, उठो देखो कि इंसानियत के साथ क्या जुल्म हो रहा है? क्या वो उनकी कॉल पे उठते हैं? क्या वो इस चीज का जो सिंपल आज तक कंसर्न एक्सप्रेस हुआ उससे आगे जाते हैं? क्या वो कोई ऐसी बात रिकमेंड करते हैं जिससे इंडिया को प्रेशराइज किया जाए और इंडिया को मजबूर किया जाए कि वो जो डिसीजन उसने किए हैं वो उनको विड्रॉ करें और 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल हो, जो स्पेशल स्टेटस ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बरकरार हो, उसके साथ बुनियादी हुकूक जो है वो रिस्टोर किया जाए वहां पे, और जो लोग अरेस्टेड हैं उनको रिहा किया जाए, और जो कम्युनिकेशन लाइन जो आपने डिस्कनेक्ट की हुई है उसको आप रिस्टोर करें, उसको बहाल करें। तो अब ये सारा मामला जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सामने आएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कहा कि वो इस अंदाज में वहां पे बात करेंगे जिस तरह आज तक किसी ने नहीं की, वो कश्मीर का मुकदमा लेके
पहुंच चुके हैं और इसे मिशन कश्मीर का नाम दिया जा रहा है। और अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं राना साहब इस वक्त इस यूएन असेंबली के इजलास के पर, और देखना यह है कि अब किस तरह से ये मुकदमा पेश किया जाता है और दुनिया को बनवाने में किस हद तक कामयाबी मिलती है या नहीं, आने वाले तकरीबन 6-7 दिनों में ये पता चल जाएगा। इस वक्त डॉक्टर हुमा बकाई माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं, इस हवाले से उनका तजिया हासिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। Dr. Sabha, thank you very much for joining us, and I am sure that you are watching this situation very closely and minutely. प्राइम मिनिस्टर आज अमेरिका पहुंच चुके, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से उनका खिताब होगा, और जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो हम सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर की वहां पे बायलैटरल मीटिंग्स भी तय हो चुकी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ऑन मंडे, दिस मंडे 23rd को मुलाकात कर रहे हैं। आप इस दौरे को, इन तमाम हालात को देखते हुए कैसा देख रही हैं कि क्या इसकी आउटकम हो सकती है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या इंडिया जो है वो इस बात पे एग्री करेगा कि उसको ये सारी चीजें विड्रॉ करनी है और सिचुएशन बैक टू August 4th तक लेके आएगा? देखिए, मेरी और आपकी लिविंग मेमोरी में कश्मीर के हवाले से इतनी हाइप मुझे नहीं याद। पाकिस्तान जरूर कश्मीर का मुद्दा जनरल असेंबली में उठाता रहा है, सही, लेकिन 5-6 नंबर पर पासिंग में वो कमेंट होता था और पिछले साल की स्पीच को ट्वीट कर अगले साल बोल दिया जाता था। इमरान खान साहब की पर्सनालिटी जरा मुख्तलिफ है। एक तो मेरा ख्याल है कि वो स्क्रिप्टेड स्पीच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपनी स्टीरियोटाइप स्पीच नहीं होगी। जी, मेरा ख्याल स्टीरियोटाइप नहीं होगी। वो खुद बहुत दफा वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, पॉइंट्स उनके जहन में होते हैं, वो उससे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मेजर डिफरेंस होगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जिसे कहा जाता है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत नोन एंटिटी है, उनका एक ऑरा है, एक चार्म है, एक उसकी पर्सनालिटी है, जिससे जाहिर है कि उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बहुत हाई होता है। और वो हमने लास्ट टाइम वॉशिंगटन में देखा ही था बिल्कुल कि वो जो उनकी पर्सनालिटी जो है वो एडेड वैल्यू होती है इस पूरी सिचुएशन में। और फिर जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में ये बात जाती है कि जब ये मुद्दा उठेगा जनरल असेंबली में तो उससे पहले के हवाले से जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी जमीन तैयार हुई है, लोगों को ऑलरेडी कश्मीर के हवाले से बहुत सारी बातें पता है। तो और इमरान खान साहब अपने आप को कश्मीरियों का सफीर कह रहे हैं, उन्होंने बरमला इस बात का वादा किया है कि वो बेहतरीन तौर पर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, और वो ये कि सफारतकारी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, और सफारतकारी में आप एक हद तक माइलेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि इंडिया भी बहुत कुछ ऐसा करेगा कि वो इमरान खान साहब की इस हाइप को कमजोर कर सके। अभी राहुल गांधी साहब ने ट्वीट किया है कि करोड़ों खर्च किया जा रहा है ह्यूस्टन में जो मोदी जलसा कर रहे हैं, और ये जलसा जो है ये रिएक्शन है इमरान खान साहब के वॉशिंगटन के जलसे का और न्यूयॉर्क में होने वाले जलसे को प्रीएम्प्ट करने का। अच्छा, जाहिर है कि अब हो सकता है कि इंडिया कुछ ऐसे इक़दाम करे कि वो जिसे कहते हैं ना कि कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की स्पीच को वो वहाँ पे स्टम्प करे, कमजोर करे। मेरा ख्याल है एक चैलेंज तो हमारा ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि देखिए एक जमीनी हकीकत है, और जमीनी हकीकत ये है कि हम रेजोल्यूशन फाइल नहीं कर सके क्योंकि हमें 16 ममालिक की सपोर्ट नहीं आई। और इसका मतलब ये है कि लोग स्पीच भी सुनते हैं, बात भी करते हैं, एडिटोरियल्स भी छप रहे हैं, उन्हें इदराक भी है, एहसास भी है, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है या पॉलिसी मेकिंग में इन्वेस्टमेंट की बात आती है या पैराडाइम शिफ्ट की बात आती है तो वहाँ ममालिक के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सामने नजर आते हैं। और जाहिर है कि इस वक्त इंडियन लॉबीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ग्लोबल शेमिंग हुई है इंडिया की, इंडिया के पास कोई डिफेंस नहीं है सूरत हाल का। 3 दफा वो अनाउंस कर चुके हैं कि हम कर्फ्यू हटाएंगे, वो कर्फ्यू नहीं हटा पा रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि वो इस सेशन से पहले एक बार फिर कोशिश करेंगे
کہ کشمیر میں کرفیو ہٹا دے تاکہ یہ شور ختم ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ امپیکٹ ہائی ہوگا, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ امیڈیٹلی کوئی ریزلٹ آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بیونڈ ریالٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ دی امریکن پریزیڈنٹ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیشن کے لیے تیار ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ وہ میڈیشن کے لیے تیار ہیں. اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ وداؤٹ سیکنگ دی کنسنٹ آف انڈیا کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ اس موقع پہ سائڈ لائنز پہ کوئی ایسی پاسبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کیا کہ دونوں پرائم منسٹرز کو بٹھائیں اور ایک سلسلہ آگے شروع ہو سکے کہ ایک ملاقات ہو جائے جس کو ہم آئس بریک کہہ سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ڈائلاگ پروسیس گریجولی شروع ہو؟ دیکھیے صورتحال جو ہے وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا فوکس تو کشمیر ہے, لیکن ایک پیرلل اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک, اور مڈل ایسٹ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عراق کی اور سعودی عرب کی کے درمیان تقریباً ایک اس وقت شدید ایسکلیشن آف ٹینشنز ہے, اور اس ٹینشن کا حصہ ہے امریکہ. انہوں نے اس وقت ایران پر زبردست سینکشنز لگائی ہیں جو پہلے کبھی کسی ملک پہ نہیں لگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سینکشنز کے ساتھ ساتھ چائنا نے ایک بہت زبردست انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے ایرانین انفراسٹرکچر میں ایران کے اندر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بڑی تصویر ہے یا وہ جو بڑی پکچر ہے وہاں امریکہ اور چائنا کی جو بڑھتی ٹینشنز ہیں وہ بھی ایک کردار ادا کرے گی, اور وہاں پہ پھر گلگت بلتستان کا پیراڈائم بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی چائنا کا انویسٹمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ باوجود اس کے کہ ثالثی کی بات ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس وقت کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائے گا جس میں وہ انڈیا کو افیکٹ کرے گا, کیونکہ چائنا کی وجہ سے اس کو انڈین سپورٹ کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ وہ کنسٹرینٹس ہیں اور یہ وہ لارجر پکچر ہے جس میں شاید ہمیں کشمیر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہے, لیکن ممالک پھر بھی اپنا انٹرسٹ سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کریں. اور جتنی بھی ثالثی کی بات ہو جائے, نہ تو یونائٹڈ نیشن اور نہ امریکہ ثالثی کی طرف جائے گا انلیس انڈیا اس کی طرف کوئی حامی بھرے. ایک جملہ اور کہنا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا بیک ٹریک کرے گا کشمیر میں جو انہوں نے سب ظلم ڈھایا ہوا ہے وہ بیک ٹریک کرے گا ان کی اندر کی بگڑتی ہوئی صورتحال. اچھا, اور وہ پریشر ابھی اس طرح سے بلڈ نہیں ہو رہا کہ انڈیا جو ہے, بلکہ آپ دیکھیے, اور دیکھیے میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں, یہ صرف کشمیری مودی کا تو تھرسٹ ہی مختلف ہے. اس نے تو وہاں پر جو عام لیبر لاز کو جس طرح وہ اس وقت تباہ کر رہے ہیں انڈیا میں, جس طرح وہ لیبر کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں, مطلب وہ کیٹر کر رہے ہیں ایک زبردست کیپٹلسٹ ایجنڈا کو. تو کارپوریٹ سیکٹر ان کے ساتھ ہے, میڈیا ان کے ساتھ ہے, جوڈیشری کو انہوں نے سائلنس کیا ہے. اس سے زیادہ طاقتور پرائم منسٹر انڈیا نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. انڈین اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, لیکن وہ انڈین اکانومی کے سلو ڈاؤن کو انہوں نے سیکورٹی کے ایجنڈا سے چھپایا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ زبردست نقصان کر رہے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشنلزم کا, سیکولرزم کا اور انڈین پیراڈائم کا, جس کے لیے انڈیا زیادہ مانا جاتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا یہ چاہیں گے, آپ نے بالکل بچا کہا کہ ہمیں بہت زیادہ امیدیں تو نہیں لگانی چاہیے کہ کچھ فوری ایسا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے اور ہمیشہ بارہا پاکستان نے پہلے کہا کہ مذاکرات, لیکن بھارت کے جنگی جنون کے باعث اور جو معاملات ہوئے 5 اگست سے بعد سے اب تک پاکستان نے اب یہ موقف اپنایا ہے کہ جب تک وہاں پر کرفیو ختم نہیں کیا جاتا, خصوصی حیثیت ان کی بحال نہیں کی جاتی, تب تک اب مذاکرات نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل بجا ہے, اور اگر یہ اسی طرح سے موقف رہتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے کب کرفیو ہٹا دیا جائے, یا کچھ اگر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ اس میں سنجیدہ ہے, تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ڈائلاگ بھی کرے گا، لیکن ڈائلاگ میں انگیجمنٹ میں تو مجھے اس وقت انڈیا انٹرسٹڈ نہیں نظر آتا. ہم ڈائلاگ کو پیس کو ایز این آپشن ٹیبل پہ رکھتے تھے. انڈیا کی طرف سے تو کوئی ریسپانسبلٹی سال سے نہیں تھی. وہ تو اسٹون وال کرتے تھے ہمارے سارے پیس انیشیٹوز کو. جو صورت حال زیادہ مخدوش ہوئی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ کیا ہے، بٹ اب ان کے یہاں سے ایسے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے باعث خطرہ ہے، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، وہ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی. تو میرے خیال ہے کہ وہاں ہمارا اسٹانس بہت واضح ہے. ہم اس وقت آکوپائڈ کشمیر میں انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ صورتحال بہتر کرے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن اگر انڈیا آزاد کشمیر کی طرف کوئی پیش رفت کرتا ہے تو پاکستان پھر تو سمجھیے یہ سیلف ڈیفینس ہوگا نا، پھر تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور یہ اس صورتحال کے پہنچنے سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا چاہیے، کیونکہ جس بند گلی میں انڈیا چلا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری حربہ ہو، اور اس آخری حربے میں وہ پاکستان کو گھسیٹ لے، اور پھر یہ قصہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں رہ جائے گا، پھر تو یہ پورے خطے کو بالکل صحیح. اور وزیر اعظم اپنی لپیٹ میں لے گا. بالکل، وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کیٹیگوریکلی کہ پھر اگر روایتی جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ ایک ایٹمی جنگ کے طور پر ہی اختتام پذیر ہوگی، اور ایٹمی جنگ سے یقیناً پورے خطے کی تباہی. بہت شکریہ ہما بقائی، آپ کے وقت کا بھی، آپ کے تجزیے کا بیان. بہت خوبصورت تجزیہ دیا اور بڑا انہوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہما کر رہی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ابھی اس سے پہلے وزیر اعظم امریکہ گئے تھے اور جس طرح نیو یارک جلسے کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر انہوں نے جس طرح سے جلسہ کیا اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے ان سے محبت کا اظہار کیا. دوسری جانب بھارت بھی کوششوں میں مصروف ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے. ہیوسٹن کے جلسے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا چیلنج اب کی بار؟ دیکھیے چیلنج تو آئی ڈونٹ تھنک مودی ول پوز اے چیلنج ٹو پرائم منسٹر عمران خان ان امریکہ. پہلے تو ان کو طلب ایک عدالت نے وہاں پہ کیا وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو امریکہ نے ایک زمانے میں جب یہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، ان کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور ان کو ویزا نہیں ملتا تھا امریکہ جانے کا، اور آج وہ ایک ٹیررسٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کہتا ہے. اٹ از اے سلیپ آن دی فیس آف ہیومن رائٹس چیمپئن کہ وہ کل تک اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، آج اس کو ہوسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ریلی میں شرکت کون کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جب تک انڈیا امریکہ کو خود ایک پازیٹو نوٹ نہیں دیتا، امریکہ کبھی بھی نہیں کہے گا. اسی لیے کل بھی میں نے آپ سے کہا، ایگزیکٹلی کل بھی میں نے آپ سے کہا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یو این سیکرٹری جنرل اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جی وی آر ریڈی ٹو میڈیٹ، یہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہوڈ ونک دی پبلک اوپینین، مٹی جھاڑنے والی جو ہے یہ وہ بات ہے. لیکن پریکٹیکلی اٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. کل بھی یہ بات ہوئی تھی. لہٰذا یہ ہیوسٹن والا جو ریلی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہیومن رائٹس کے نام کو ختم کر دینا چاہیے انسانی تاریخ سے، انسانی حوالوں سے. اس سے انسانی حقوق کا کوئی بھی چیپٹر اب جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. اس لیے کہ دو ملک، اب میں بڑی کھل کے بات ہونی چاہیے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اگر آپ امریکہ کی بات کرتے، میں کسی ایک پرسن کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، امریکہ ایز اے اسٹیٹ، ٹھیک ہے، امریکہ نے دنیا میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جی اور 1945 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آج تک 141 ٹائمز اس نے دنیا میں انٹروینشن کی. ابھی کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے ہے، 20-25 سال کا آپ دیکھ لیجیے افغانستان میں جو صورت افغانستان دیکھ لیں، 40 سال پہلے کا واقعہ، عراق، ایران کے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے، لیبیا، سیریا، اب کہاں نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں حاصل وصول کیا رہا نا، سب اس پہ بات کر لیتے ہیں نا. آپ نے عراق کی بات کی، کیا عراق کو برباد کرنے سے حالات درست ہوئے؟ لیکن بات پھر شام اور افغانستان پر برسنے والے بموں سے امن قائم نہیں ہوا، تو کیا اب کشمیر میں جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے کیا اس سے کچھ حاصل نہیں حاصل ہوگا؟ لیکن کیونکہ انڈیا اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ اس کو اوفینڈ نہیں کرے گا، ایز ڈاکٹر صاحب سیڈ. اچھا اب ان کے اس خطے کے اندر کامن انٹرسٹ ہے.
अमेरिका और इंडिया के। चूंकि इंडिया का भी एक इंटरेस्ट है तो अमेरिका का भी एक इंटरेस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट जो है जब कॉमन हो गए तो वो इवन आप इन वर्स्ट टाइम्स भी क्या होता है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। अब वो एनिमी कौन है? वो तो देखिए इन पॉलिटिकल टर्म्स और डिप्लोमेटिक टर्म्स वो चाइना और अमेरिका की एक वॉर तो आपके सामने है और इकोनॉमी के हवाले से है। लिहाजा अमेरिका को एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी पावर चाहिए कि जो चाइना के सामने खड़ा हो। अच्छा, अब आप इंडिया ने ऑफेंड किया चाइना को भी, वही मिला। अच्छा, फिर वो अफगानिस्तान में भी एक उसका रोल, अभी फिर वो कह रहे हैं, लेकिन स्टिल अब वॉइसेज आर देयर कि इन पाकिस्तान का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करो। वो क्या है कि जब तक इंडिया का रोल कर्टेल नहीं होता अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रहेंगी। ये लोग अब बात कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रही तो पीस इज नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन एंड पर्टिकुलर इन अफगानिस्तान। तो फिर तरक्की। अब हम आते हैं जो आपने बात की ह्यूस्टन की। अब वहां पे देखिए कि कल खास तौर पे जब ये इनकी रैली है मोदी की, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी जो है दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट देयर। बिल्कुल, और कुछ अरकान कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो खिताब नहीं, रैली में नहीं जाएंगे, लेकिन वो प्रोबेबली द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट ऑफ सिख कम्युनिटी एंड कश्मीरी। वो वहां पे पॉसिबिलिटी और है, वो लोग करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो है व्हाट ही इज अप टू। चलिए, ये सवाल हम सलमान गनी साहब के सामने रख लेते हैं। सीनियर साहब ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और जान लेते हैं कि कितनी अहमियत का हामिल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका, किस कदर ये सूदमंद साबित होगा कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए, और दुनिया भर की नजरें इस पर लगी हुई हैं, तो फिर जिम्मेदारी कितनी बड़ी आयद होती। सवाल आपने कर दिया सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, वही बात मैं रिपीट करूंगा जो सहमा कह रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है इसकी सिग्निफिकेंस और इसका इस हवाले से क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कि कश्मीर के मामले पर अब वो सामने आए और इंडिया को प्रेशराइज करें और इस मसले का हल निकाला जाए। देखिए राना साहब, कश्मीर का जो है वो इस वक्त एक आलमी हैसियत इख्तियार कर चुका है। ठीक कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक राजकाना कब्जा किया मकबूजा कश्मीर पे और इंसानी हकूक के हवाले से एक बदतरीन सूरत हाल वहां पर तारी की। ठीक। और दुनिया के अंदर इंसानी हकूक को बड़े टची इशू के तौर पे लिया जाता है। और बदकिस्मती ये है कि कश्मीर के अंदर कत्ल गारत का एक बदतरीन बदअमनी का एक सिलसिला बड़ी अच्छे से जारी है। तो ये 8 जुलाई 2016 को बुरहान मुजफ्फर वाली की शहादत के बाद कश्मीरियों की तीसरी नस्ल जो है नौजवान नस्ल मैदान में आई है। और दुनिया की सियासी तारीख ये बताती है कि जब नौजवान किसी तहरीक का किसी जद्दोजहद का हिस्सा बन जाए तो वो जद्दोजहद और तहरीक के फैसला कुन मरले पे पहुंचती है। और 5 अगस्त के इक़दाम के बाद कश्मीर की सूरत हाल उसे दुनिया ने अपील किया है। और खुद अमरीका, मुझे याद पड़ता है राम साहब, बराक ओबामा ने अपनी इंतखाबी कैंपेन में जनूबी एशिया का बर्निंग इशू कश्मीर को करार दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अमरीका और दीगर आलमी कुव्वतों समेत जो आलमी अदारे हैं उन्होंने इन इशूज पे तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से भारत को हलाशेरी मिली। और मैं समझता हूँ कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब बस इक़्तिदार आए हैं आज तक, देखिए वो बाइलेटरल की बात करते हैं, बाइलेटरल की गर्दान करके वो कश्मीर इशू को पसंद डालने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर बाइलेटरल भी आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो आए बैठे मुज़ाकरात करें। राना साहब, मुज़ाकरात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक सियासी केस है, जब इंडिया का नहीं। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दुनिया के सामने कि 2 लीडरशिप है। एक तरफ वो लीडरशिप है जो अमन की बात कर रही है, जो डायलॉग की बात कर रही है, जो बैठ के कहती है कि हमें अमन यहाँ पर कायम करके अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। दूसरी तरफ एक ऐसी लीडरशिप है जो इंतहा पसंद है, जो शिद्दत पसंद है, जो मरने मारने की बात करती है। और खुद आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल तारी हुई है, वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कश्मीर काज को असूली और जज्बाती बुनियाद पर नहीं, वो नजरियाती बुनियाद पर भी ले रहे हैं। आखिर RSS के एजेंडे के तहत वो हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदू राज चलेगा? वहाँ पर अक़लीतें मौजूद नहीं है, वो वहाँ पर अक़लीतों का जीना भी जीर्ण किया हुआ है। मैं समझता हूँ गेम जो है
बैनुल-अक़वामी इदारों की कोर्ट में है। और जहां तक ट्रंप साहब की सालसी के अमर का सवाल है कि वो मुसलसल ये गर्दान कर रहे हैं कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूं। देखिए, सालस जो होता है वो गैर जानिबदार होता है। सालस को दोनों पार्टी तस्लीम करती हैं। क्या ट्रंप साहब को गैर जानिबदार है? तो आपको अगले 24 घंटे में आपको नजर आ जाएगा वो गैर जानिबदार नहीं है। और मेरा एक खदशा है बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के कि वो ट्रंप साहब जो सालसी की बात कर रहे हैं, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा, वो कोई ऐसा हल मुसल्लत करना चाहते हैं जो उनके ज़हन में मौजूद है, इसलिए वो सालसी की बात कर रहे हैं। लेकिन राना साहब ये बात रिकॉर्ड पे रहे। देखिए, बात ये कि ये जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है, ये कश्मीरियों की ही जद्दोजहद है। और कश्मीरियों ने स्ट्रगल की है। किस लिए की है? वो भारत के तसल्लुत से निजात चाहते हैं। राना साहब, कश्मीर का सबसे बड़ा सच ये है तो दुनिया ने देख लिया है कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से निजात चाहते हैं। और कश्मीर का सबसे बड़ा झूठ ये साबित हुआ है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। कश्मीरियों को नफरत है भारत से, भारतीय अफवाज से। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो भारत के साबिक फौजी सरबराह वो रिकॉर्ड पे हैं, वो अपनी हुकूमत को कहते ये नजर आ रहे हैं कि इस मसले का सियासी हल निकाला जाए। हमने ताकत और कुव्वत से भरपूर इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों ने अपना सब कुछ जला के सरेआम रख दिया है, और वो नहीं है भारत का तसल्लुत वहां पर कबूल करने के लिए तैयार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सालसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को खुद नोटिस लेना चाहिए अपनी रेजोल्यूशन का कि आखिर क्या वजह है। मेरा ख्याल इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि दुनिया में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का रुझान क्यों से आम हुआ। अगर बैनुल-अक़वामी फोर्सेज अपना ज़िम्मेदाराना तर्जुमा अख्तियार करती और वो रेजोल्यूशन, लेकिन ये क्या दोहरा म्यार नहीं है आलमी फोर्सेज का और आलमी इदारों का कि मशरकी तैमूर पर, सूडान पर, इरिट्रिया पर, नामीबिया पर आप इसी तरह की रेजोल्यूशन पे उनको इस तस्वाब राय का हक देते हैं, लेकिन आप फलस्तीन और कश्मीर को नहीं देते। आप उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब किसी को दीवार के साथ लगाया जाए तो फिर रद्द-ए-अमल होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक जिम्मेदाराना तर्जुमा अख्तियार किया है, और वो ये कह के गए हैं अमरीका कि आप मेरी स्पीच का इंतजार करें। कश्मीरियों को उन्होंने मुजफ्फराबाद में कहा इसलिए कि वो कश्मीरियों के जज्बात और एहसास का इजहार करेंगे। वो भारत से मकरू और शर्मनाक चेहरा दुनिया को दिखाएंगे कि ये है वो जो अपने आप को सेकुलर कहता है, ये वो मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, लेकिन ये इसका सफाक चेहरा देख लें। और आप देखें कि तकरीबन 1.5 माह से जायद हो गया कि कर्फ्यू का सफाक अमल जो है वहां पर जारी है। वहां पर खुराक की वजह से कश्मीरी जो है फाका कशी से दो चार है, वहां के उनके मरीज जो है इनको अद्वियात नहीं मिल रही, और आप वहां पर फौज गर्दी करके क्या इंसानियत का मसला पैदा नहीं किए हुए। मैं समझता हूं कि बैनुल-अक़वामी फोर्सेज को इसका नोटिस लेने की जरूरत है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुझे बड़ा ब्रेक थ्रू होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान की लीडरशिप यकसू है, संजीदा है, जो मैं समझता हूँ। देखें, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इसको नजरियाती इशू बनाया है। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस की बुनियाद से बनने वाले जो हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान खुद टूट का शिकार हो जाएगा। आज सबसे खुश है बात राना साहब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर उनकी अपोजिशन पार्टीज, उनकी सिविल सोसाइटी, उनके दानिश्वर ये कैसे नजर आ रहे हैं कि कश्मीर के मसले को इंसानी मसले के तौर पे लिया जाए। और दुनिया को भी ये देखना पड़ेगा कि वो दुनिया के अंदर जब इंसानी हकूक इस तरह के वाकयात होते हैं तो दुनिया खुल के सामने आती है। तो अब ये उन्हें साबित करना पड़ेगा कि कश्मीरियों का खून भी सुर्ख है, कश्मीरी भी गोश्त पोस्ट के इंसान है। आखिर कब तक ताकत और कुव्वत के इस्तेमाल के जरिए आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। जहां तक कि कर्फ्यू के खात्मे की बात है, देखें, मैं समझता हूं कि आलमी फोर्सेज ने तशवीश का इजहार राना साहब जरूर किया है, लेकिन उन्हें भारत का हाथ पकड़ना चाहिए था। क्या ये इंसानियत के साथ जुर्म नहीं है जो मकबूजा वादी के अंदर हो रहा है? और 10 लाख के करीब वहां पर फौज रख के उस फौज के चेहरों पे खौफ सवार है। वो खौफ किस चीज का है? वो रद्द-ए-अमल है, वो कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल है। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम यकसू हैं कश्मीर काज के हवाले से, इसी तरह कश्मीरियों के चेहरों पे एक नफरत है भारत के हवाले से, भारतीय फौज के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम दोनों पावर्स जो है न्यूक्लियर पावर्स हैं
और कश्मीर इस मसले का न्यूक्लियर इशू है, इस मसले को संजीदगी से लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बैनुल-अक़वामी फोर्सेस ने अपना ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल इख्तियार ना किया और कश्मीर के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हुई तो फिर इस खित्ते के अंदर जो सूरत-ए-हाल तारी होगी उसमें वो भी इसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा सलमान साहब, मैं आपने अभी रेफर किया था मशरकी तमूर और दीगर जो मामला हुए दुनिया में, और साथ आपने फिर एक एनालॉजी ड्रॉ की कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से। क्या ये हमारी जो इस्लामिक वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ये OIC की हमारी अपनी फॉल्ट लाइन्स नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो मुसलमानों से मुतल्लिका जो मामला हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती? ये तो हमारा अपने जो फॉल्ट लाइन्स हैं। साहब बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है आपका, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक बात है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक नज़ाती मुमलिकत है और आलम इस्लाम के तमाम इश्यूज पे हम बड़े जज्बाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फलस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, शाम का इशू हो, इराक का इशू हो, हम बड़े जज्बाती रहे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह कश्मीर के इशू पे आलम इस्लाम को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था वो वैसे खड़ा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान कितनी एम्बैरेसिंग पोजीशन पे था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बार बार सऊदी अरब के वली अहद को फोन कर रहे हैं, अबू ज़ैदी के वली अहद से उन्होंने बातचीत की है, और वो मैं जो समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उन्हें एम्बैरेसमेंट से निकालना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान के जज्बात हैं, हरमैन शरीफैन के हवाले से जज्बात है, अबू ज़ैदी के दुबई के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, तो किसी हद तक उन्होंने निकालने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था और भारत का मसरू और शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज करने में उन्हें हमारे दाएं और बाएं खड़े होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। लेकिन राणा साहब एक क्रेडिट हमें मगरिब को जरूर देना चाहिए कि बात है कि इसका मतलब हम इंसानियत की बात करते रहे, इंसानियत उनमें है। आलमी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है कि कश्मीर एक आतिश फशां है, वो जरूर फटेगा। वाशिंगटन पोस्ट अपने एडिटोरियल में लिखता है कि मसले का सियासी हल निकालना चाहिए। BBC की मुसलसल रिपोर्ट आ रही है कि किस तरह वहाँ पर बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कोई भारत का हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिन माशरों के अंदर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जन्म लेती है, जहाँ पर अक़लीतों का जीना हराम किया जाता है, तो फिर वहाँ पर एक नई सूरत-ए-हाल तारी होती है। और आप देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी साहब आए हैं, आज उनके मुआशी इदाद शुमार देख लें, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि लीडरशिप जो होती है वो इंतहा पसंद नहीं होती, मुल्कों की लीडरशिप, जैसे जमातों की लीडरशिप होती है, ग्रुप्स होते हैं इंतहा पसंद, कभी मुल्कों की लीडरशिप इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद नहीं होती। नरेंद्र मोदी एक माइंडसेट का नाम है। माइंडसेट क्या है कि वो तो कहता था कि गुजरात के अंदर उसने जो कुछ किया, और जिसे हम महज़ब दुनिया कहते हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, क्या उन्होंने उसके दाखिले पे पाबंदी नहीं लगाई थी? और कल जब ह्यूस्टन के अंदर ट्रंप साहब उनके साथ खड़े होंगे तो क्या बहुत बड़ा सवालिया निशान अमेरिकी अवाम के सामने नहीं खड़ा होगा कि जिस शख्स पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो इंसानियत का कातिल है, आज उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनके साथ खड़ा होकर मुंह नहीं चढ़ा रहे इंसानियत को। मैं समझता हूँ कि ये महज़ब दुनिया के आगे एक सवालिया निशान जरूर है, और खास तौर पे उन्होंने कश्मीर के इशू को इंसानी हकूक के हवाले से लेकर अपनी इंसानियत दोस्ती का सबूत फराहम किया है, जो आलम इस्लाम ने नहीं किया। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल तिजारत को तरजीह दी है इंसानियत पर, और ये अब पैगाम जो है साफ वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपके इस भरपूर तजिए का भी और आपके वक्त का भी। राणा साहब, आलमी मीडिया को बिल्कुल पजीराई मिलनी चाहिए, और आलमी मीडिया ने वो किरदार अदा किया। कहते हैं कि मुसलमानों को इतना गैरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना खुद मुसलमानों ने। अरब ममालिक के हवाले से अभी बात हो रही थी, अरब ममालिक का किरदार हमेशा कुछ अजीब सा रहा है राणा साहब। हम कह सकते हैं उसमें कि ना आपस के फरोई इख्तलाफात, आपस के जो इनका इलाकाई तासुब है उससे ही निजात हासिल नहीं कर पाते, तो फिर मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या करना है जब खुद ही ये यूनिटी नहीं। बहुत बड़ा सवाल है और इसमें कोई शक नहीं, जैसे सलमान साहब ने कहा एक सेंसिटिव इशू भी है, लेकिन हमें इसका तजिया भी करना है, इस हवाले से सोचना भी है, और ताकि हमें कोई डायरेक्शन मिल सके, हम अपनी समझ को कम अज कम दुरुस्त कर सकें, हम उस फैलेसी से बाहर आ सकें जो हमने अपने ऊपर तारी की हुई है। देखिए, पहले भी अक्सर मैंने बात की कि हमें पाकिस्तान फर्स्ट इसकी पॉलिसी पे आना है, ठीक है, जो हमारा किरदार है वो हम निभाएंगे OIC के अंदर रह के, लेकिन अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। पहले हमारी अपनी इंटरेस्ट है, बायलैटरल इंटरेस्ट, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद जज्बात। ये बिल्कुल हमें देखिए हुआ क्या कि हमेशा हमने
हर उस मसले पे बात की और चैंपियन रहे उस कॉज पे। टांग अड़ाई नहीं कह सकते, टांग नहीं मैं कहूँगा, हमने चैंपियन किया उस कॉज को जो मुसलमानों की थी। लेकिन जब हमारे साथ मसला पड़ा आज, आप देख लिए कि वो कोई आपके फिर वहाँ पे क्या तजारत को तरजीह दी जा रही है, बायलैटरल जो ट्रेड उसको तरजीह दी जा रही है। नहीं दरीना हिमायत का इयादा भी किया जाता है, वो देखिए इयादा होता है अल्फाज की तरह। प्रैक्टिकली देखिए, अगर मैं आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइज है मेरे, तो इसका मतलब है कि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं और ये बहुत डेलिकेट बात भी है। अच्छा, मैं अपने जो ट्रेड, चूंकि आपको बेनिफिशियरी दोनों होते हैं ना जब ट्रेड होता है, हमारी तरह तो नहीं कि हमारी इम्पोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कोई नहीं, बेनिफिशियरी कोई और, हम तो नहीं है। हम तो ट्रेड के बेनिफिशियरी नहीं होते। लेकिन इंडिया या सऊदी अरेबिया या यूएई एंड अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनर्स इन ट्रेड हैं, तो वो अपनी इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। अच्छा, अब एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान और फॉर एग्जाम्पल एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज, कौन अपने ताल्लुकात खराब कर रहा है? किसी ने नहीं किया, हमने तो हमेशा की है। बी एट पैलेस्टाइन, बी एट इराक, बी एट सीरिया, बी एट कोई लेकिन हमें इस तरफ भी करना है। ये नहीं कि हम मुस्लिम ब्लॉक से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि मुझे याद है एक दफा, बड़ी पुरानी बात है, आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम कि जनरल ज़ियाउल हक थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो कासाब्लांका, आई वॉज वॉचिंग इट ऑन टीवी, मुझे स्टिल आई रिमेंबर, तो कासाब्लांका में OIC समिट हुई थी और उस जमाने में भी इस तरह के मामला ये चल रहे थे, इराक ईरान वाला मामला भी था और बहुत सारे इश्यूज थे। तो उन्होंने बड़ी क्लियर पोजीशन ली थी, उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट लेट अरब लीग मेक OIC होस्टेज। OIC वो बड़ी बात की थी उन्होंने कि आप अरब लीग एक साइड पे और OIC दूसरी तरफ, उसमें बहुत सारे नॉन अरब कंट्रीज भी हैं। लेकिन मसला ये है OIC जो है उसमें अगर कोई जिसको आप कहें फोर्सफुल वॉइस हमें नजर आती है पाकिस्तान, टर्की खास तौर पे, बाकी तो कोई उस तरह बात नहीं कर रहा, उनके अपनी इंटरेस्ट। अच्छा, फिर डिवाइडेड यू फॉल, और वो फॉल्ट लाइन्स जो है आपकी, उनको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? उनको वेस्ट और जो एंटाई इस्लाम फोर्सेज इन द वर्ल्ड है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देख लीजिए, आज देखिए आज लेटेस्ट सिचुएशन क्या है ईरान के हवाले से। ईरान को जिस तरह से ब्लेम सऊदी अरेबिया में क्या वहाँ पर, सऊदी अरेबिया में उनके जो ऑयल फैसिलिटीज उनको अटैक किया जा रहा है, तो ये क्यों है? जिसको आपने कहा कोई जो बगैर किसी सबूत के ही आप इल्जामात भी लगा देते हैं, वहां पर अपनी टीमें भी भिजवा देते हैं। तो मामला अगर मशरिक़ वस्ता भी हम देखते हैं तो अभी हाल ही में हमें बिल्कुल वहां पर हालात बेहतर नहीं दिखाई दे रहे, कुछ भी वहां पर भी हो सकता है। ईरान कहता है कि अगर कोई हमसे अटैक किया गया या मुकाबला किया गया तो हम भी भरपूर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो एशिया में भी दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें मिलाई बैठी हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा इस तरफ तवज्जो दिला चुके हैं। और अगर कुछ किया जाता है भारत की जानिब से तो यकीनन पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर, दिस इज वेरी क्लियर, द प्राइम मिनिस्टर हैज कैटेगोरिकली सेड। और फिर मैं उसको एक दफा फिर रिपीट करता हूँ जो उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा कि अगर कन्वेंशनल वॉर शुरू होती है, गॉड फॉरबिड, अगर होती है एंड देयर इज अ सिचुएशन दैट पाकिस्तान इज लूजिंग, देन वी हैव ऑल द ऑप्शंस टू यूज। और ऑप्शन क्या है वे सब? फिर उसमें जब मरना ही है तो फिर ऐसे मरेंगे, फिर दूसरा दुश्मन भी नहीं रहेगा। तो ये तो बड़ी कमिटमेंट है कि जब मुझे मालूम है कि मैंने तो मरना है तो फिर मेरा दुश्मन क्यों जिंदा रहे? तो फिर बात उस तरह दुनिया को सोचना है। हालांकि उन्होंने साथ ये भी कर दिया, दिस इज अनथिंकेबल, वन शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दिस ऑप्शन, लेकिन इफ पाकिस्तान इज फोर्स देन द ऑप्शन इज हियर। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको देखें, आपने इंटरनेशनल मीडिया जैसे सलमान गनी साहब ने बात की, इंटरनेशनल मीडिया नो डाउट एक अनप्रेसिडेंटेड स्पोर्ट है ओपिनियन मेकिंग के हवाले से। कश्मीर कॉज को की बात अगर हम करें और इंडिया में जो कर रहा है, जो इंडिया के जो लाइज हैं, जो झूठ है उसको किस तरह एक्सपोज कर रहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू होल्ड बैक इंटरनेशनल ओपिनियन, लेकिन इंटरनेशनल तमाम मीडिया जो अब तक भारत के खिलाफ नहीं बोलता था इंडिया और वो पाकिस्तान को करते थे और ऐसी सूरत को हमेशा इक्वेट किया जाता था टेररिज्म के साथ, और ये जी पाकिस्तान स्पॉन्सर। अभी भी इंडिया इसी कोशिश में, अभी कल भी शायद मैंने जिक्र किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो आज कल जो 27 को जब स्पीच होगी, एड्रेस होगा, तो उसका महवर जैसे डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने कहा कि अनलाइक इन द पास्ट, अब उसका महवर जो है जैसे मैंने भी कहा कि कश्मीर सेंट्रिक। माजी में क्या था कि हमारी वहां पे तकरीर जब होती थी, जो भी सदर या वज़ीर-ए-आज़म वो सारी बातें करके तीसरे चौथे नंबर पे आके ये बात होती थी। नाउ कश्मीर के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करेगा। अच्छा,
मोदी का क्या वहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो कहेगा कि जी पाकिस्तान वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, पाकिस्तान वहां पे वो टेररिज्म से इक्वेट करने की कोशिश करेगा इसको। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखें, मैं आई होप कि हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर मलिया लोधी, अ फॉर्मर जर्नलिस्ट ऑल्सो, I mean, she has been editor of top newspapers. I hope कि उन्होंने बड़े एडुकेट अरेंजमेंट्स वहाँ पे मीडिया के लिए किए होंगे, ताकि मीडिया को वहाँ पे जो यहाँ से भी गया, जो वहाँ पे भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, so that they are briefed on everything and they report. क्योंकि मेरी इत्तला है कि इंडिया की एक बड़ी टीम जर्नलिस्ट की, मीडिया की, वो प्राइम मिनिस्टर उनके को वहाँ पे कंपनी कर रही है, और वो उनके लिए कोई मीडिया सेंटर भी बना हुआ है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे वो उनको ब्रीफ करेंगे, और वो अपना प्रोपेगेंडा, बेसिकली प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो वो ला चुके हैं। हमने उसके तोड़ के लिए आई होप हमारे लोगों ने बड़ा काम किया होगा, और ये करेंगे भी, करना भी चाहिए, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड और बड़ा एक डिफरेंट विजिट है इस हवाले से। अगर 50 साल में पहली दफा हम देख रहे हैं कितनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है, गो के अभी वर्बल है, स्टेटमेंट्स हैं, बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट। राना साहब, मुझे तो यही लग रहा है कि वहां भी पाकिस्तान वर्सेज इंडिया कुछ इस तरह का मौका यहाँ शुरू हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आज जो अखबारात में मैंने देखा जो चीजें रिपोर्ट हुई, इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेट कर रहा है मीर वाइज उमर फारूक के हवाले से, वो ये कर रहे हैं क्योंकि ऑल लीडरशिप इज अंडर अरेस्ट, कोई हाउस अरेस्ट है, कोई फॉर्मली वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो अभी उनका ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी मीर वाइज उमर फारूक जो हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है कि ही हैज एग्रीड टू साइन अ डॉक्यूमेंट दैट ही वुड नॉट पार्टिसिपेट इन फ्यूचर इन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर, वो अपने आप को लैदा करेंगे ताकि वो रहा हो जाए, ये प्रोपेगेंडा, ये इस कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के वो सारे काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखिए कि वहां पे जो दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स महबूबा मुफ्ती एंड फारूक अब्दुल्ला, इनको जब अरेस्ट किया गया, पहले तो हाउस अरेस्ट था, सोच में भी एक वाज़ेह तब्दीली बड़े अरसे से वो चल रहे हैं कि उन्होंने तो कहा कि अब चले देर आए दुरुस्त, बहरहाल बहुत नुकसान हुआ इस बात से अलबत्ता कि वो पहले प्रो इंडिया और आज वो प्रो इंडिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि दे रिपेंट कि हमने गलती की। अच्छा, अब दोनों को पहले हाउस अरेस्ट किया गया, अब उनको फॉर्मल अरेस्ट होगी, और फिर शराइत रखी गई कि आपको रिहा कर दिया जाएगा अगर आप खामोश हो, जैसे वो प्रोपेगेंडा मीर वाइज उमर फारूक के हवाले से मैंने आपसे कहा। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी, उनका नाम है इल्तिजा, बड़ा खूबसूरत नाम इल्तिजा। अच्छा, उन्होंने एक खत लिखा अपनी माँ के बिहाफ पे टू द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन द अरेस्ट, कि वो जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उनकी डिटेल्स बताई जाए। अच्छा, ये बातें हो रही है जिसकी तरफ सलमान साहब ने भी इशारा किया था कि न सिर्फ हम पाकिस्तान इंडिया और कश्मीर से बाहर बैठ के ये बात कर रहे हैं, विद इन इंडिया एंड कश्मीर ये बात हो रही है कि जो सीनियर एलिमेंट्स हैं गो के दे आर स्मॉल इन नंबर, वो बात कर रहे हैं। ग्रेजुअली जब बात होना शुरू होती है तो फिर उसके साथ साथ एक और सोच भी डेवलप हो रही होती है। वो जो माइंड सेट है जिसको हम मोदी माइंड सेट कहते हैं, विच इज आरएसएस हिंदुत्व, वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, एंड दैट फिलॉसफी जिसकी वो बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अमन की, बार बार कहते हैं ओके कम ऑन लेट्स टॉक रिजॉल्व आवर इश्यूज, वो क्या है, वो एक माइंड सेट है। अब उस माइंड सेट को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये आज दुनिया की बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना महजब दुनिया में, उसे महजब दुनिया नहीं कहता, एक इंतहाई गैर महजब वेस्ट है वो, कि जहां उनकी इंटरेस्ट होगी वो हर चीज को रोनते चले जाते हैं। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत सलमान गनी साहब ने जैसे बात की ईस्ट तैमूर की जो बात की, सुर्ख नहीं है, क्या वो गोश्त पोस्ट के इंसान एग्जैक्टली, वो जैसे उन्होंने ईस्ट तैमूर और दीगर वो जो हवाले दिए। अच्छा, अब शर्म की बात, मैं इससे पहले कहा कि दुनिया जो अपने आप को महजब दुनिया कहती है और अपने आप को चैंपियन कहती है ह्यूमन राइट्स का, उसके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा होगा उस दिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप मोदी की रैली में जाएगा, एक वो शख्स जिसको अमेरिका ने रिफ्यूज किया, पहले वीजा नहीं दिया, दहशतगर्द किया, आज अमेरिका का सदर उसकी रैली में जा रहा है। चले, पाकिस्तानियों को कश्मीर जाने से रोकने का बयान अहम और हौसला अफजा, कल इस बयान के हवाले से हम दोनों ने बात की थी। आपने बताया था कि तौरखाम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा, और बयान यही कि जब तक मैं ना कहूं कोई भी
ना जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके जम्मू कश्मीर में ना जाए, और अगर कोई इस तरह करेगा तो पाकिस्तान और कश्मीर से दुश्मनी करेगा। बहुत पजीराई मिली है वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को। अमेरिका ने बिल्कुल अमेरिकी के जो महकमा खारजा ने उन्होंने तो ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज वेलकम स्टेप कि पाकिस्तान, ये वो स्टेप्स हैं और ये पैगाम है जो जाने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने दे दिया, बता दिया कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच क्या है, हम एक जस्टिफाइड, एक जस्ट सोल्यूशन चाहते हैं कश्मीर का। वो कैसे? वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन हैं उनके जरिए, डायलॉग के जरिए एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हम चाहते हैं। लेकिन इंडिया जो चाह रहा है, अगर वो उस तरह चाहेगा तो फिर उसका जवाब भी उसी तरह होगा, डायलॉग चाहेगा, वी आर ऑलवेज रेडी। लेकिन दिस टाइम अराउंड पहले आपको वो रिवोक करना, और जो आपने रिवोक किया उसको दोबारा से इन्वोक करें, आप इन्वोक कीजिए उनको, वो जो स्टेटस है बहाल कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले जिस तरह सलमान गनी साहब बात कर रहे थे कि इससे पहले सिर्फ सियासी बुनियादों पर ही इस मसले को लिया जाता रहा है और पाकिस्तान यकीनन इसे एक सियासी केस समझता है और सियासी केस जो समझेगा वही डायलॉग की बात करेगा। भारत नहीं करता, डायलॉग से हमेशा भाग जाता है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे एक नजरियाती रंग भी दिया है आरएसएस का और उनकी सोच बता के, इसको आप कितना पॉजिटिव लेते हैं? देखिए, ये बहुत सारी बातें इस दफा नहीं हो रही हैं, पहले नहीं, जो पहले कभी नहीं। मैंने आपसे कहा कि पहले जैसे सलमान साहब की बात को ही कोट करो, उससे पहले सॉरी डॉक्टर हुमा बकाई की जो बात थी कि 5वें 6ठे नंबर पे 4थे नंबर पे कश्मीर डिस्कस हुआ करता था, और वो जिस अंदाज में होता था वो बड़ा एक एक पोजीशन ऑफ वीकनेस, एक डिफेंसिव, उसमें इस दफा डिफेंस भी है, ऑफेंस भी है साहब। ऑफेंस आप बताया जा रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे, उसे आगे जाएंगे। तो लिहाजा ये जो उस फिलॉसफी को जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि नाजीज्म के साथ उसको इक्वेट किया जा रहा है, और इंसान दुश्मन, इंसान के हकूक दुश्मन, जो फिलॉसफी है दुनिया के सामने एक्सपोज किया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे वज़ीर आज़म की, और जब ये आरएसएस की बात करेंगे वहां पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के फोरम पे, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया इससे बड़ा कोई कारनामा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और हम देख रहे हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में जो भी जुल्म बर्बरियत भारत ने इस वक्त रवा रखा हुआ है, लेकिन कश्मीरी जो आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं, जो हुर्रियत के मतवाले हैं, वो किसी पाबंदी और किसी खौफ में मुब्तला नहीं है। वो जितना भी उनको रोक लिया जाए, कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए, वो तमाम रुकावटें तोड़कर बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं। चाहे उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उन पर जुल्म रवा रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो आजादी के मतवाले 70 साल से भी ज्यादा अरसे से जो जंग लड़ रहे हैं, वो इसमें हारे नहीं हैं और ना ही थके हैं। उनका जज्बा ये इसी तरह से बरकरार है। लेकिन सवाल फिर वही कि दुनिया कब तक खामोश रहेगी, इस जुल्म पर कब बोलेगी, कब इंसानियत को ज्यादा तरजीह देगी तिजारत पर। और अगर आप चाहते हैं कि अमन कायम हो तो जुल्म को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है, तुम ही कहो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। साइमा मिनास, राना कैसर को न्यूज नाइट की पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।